हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 13। ठीक है, तो इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, कहाँ कहाँ पर आपकी माइनर सी मिस्टेक्स रह गई हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराने वाली हूँ और आगे के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको रवि सर करवाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए अपना पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। चलो, तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दे, प्रेजेंट लगा दे। स्टार्ट किया जाए अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सबका मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है आयनन ऊर्जा का क्रम है। तो आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व दे रखे हैं और आपको बताना है कि आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो तत्व दे रखे हैं इनका पीरियोडिक टेबल में स्थान क्या है। ठीक है, कौन से समूह के हैं, कौन से आवर्त के हैं या सेम आवर्त के हैं, उस हिसाब से हम लोग आयनन ऊर्जा का क्रम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो पोटेशियम के नीचे आएगा सोडियम। ठीक, सोडियम के ही सेम सीक्वेंस में आएगा सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखो याद करो आयनन ऊर्जा का ट्रेंड क्या था। आयनन ऊर्जा का जो ट्रेंड होता है वो क्या था हमारे पीरियोडिक टेबल में, सभी को पता है। देखो ये क्लोरीन हो गया। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा था आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया, बढ़ती है। इट मींस क्लोरीन की आयनन ऊर्जा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट होगी। यहां तक की चीजें क्लियर। अच्छा, अब बाएं से दाएं जब आप जा रहे हो तो यहां पर उल्टा हो तो देखो कौन पड़ेगा पहले, फिर उस हिसाब से उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सबसे कम की अगर हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर, एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 88 पर एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है जिसमें पोटेशियम और सोडियम की आयनन ऊर्जा बताई गई है। तो पोटेशियम की कुछ 419 बताई गई है। ठीक, और सोडियम की कितनी बताई गई है, आपको 496 बताई गई है। ये पोटेशियम की है और सोडियम की 496 बताई गई है। तो यानी कि सबसे कम, सबसे लीस्ट होगा पोटेशियम। ठीक, और इसके बाद आ जाएगा सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर सोडियम। ठीक है, तो आप सभी को क्रम समझ में आया यहां पर। यहां तक किसी को डाउट? तो ये क्रम हमारा सही क्रम होगा। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा क्रम इस वाले क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो लास्ट में सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वही राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पेज नंबर 88 एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें देख सकते हैं, वहां पर वैल्यूज भी दे रखी है आयनन ऊर्जा की। क्लियर, यहां तक की चीजें समझ में आई। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। एक चीज और है, जब आप समूह में नीचे जाते हो, आवर्त में तो आप जा रहे हो जब बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, पर समूह में जब आप नीचे जाते हो तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 51 का सेकंड ऑप्शन सभी को समझ में आया किस तरह से हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की तरफ। ठीक है, देखो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर। 52 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं अशुद्ध ग्लिसरीन शुद्ध की जाती है। अशुद्ध ग्लिसरीन को हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन से शुद्ध करते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं निर्वात आसवन द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहां तक की चीजें क्लियर है। 52 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है, निर्वात आसवन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Hg2Cl2 जैसे समान बॉन्ड हाफ गुणज I का मान क्या होगा।
ठीक, वॉन्ट हाफ जो गुणज होता है Hg2Cl2 का, सेम वॉन्ट हाफ जो गुणज होगा इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से किसका होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जो Hg2Cl2 है उसका वॉन्ट हाफ गुणांक क्या होता है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो Hg2Cl2 की अगर बात करोगे, Hg2Cl2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Hg+2 और Cl-। क्लियर है इतना। अब देखो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब यहां पर आयन जो है वो कैलकुलेट करो, कितने आयन है यहाँ पर, कितने आयन होंगे बताओ जल्दी से, कितने आयन होंगे यहाँ पर, तीन आयन है। अब इन ऑप्शंस में से देखो कौन है जो 3 आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। NaCl की बात करोगे तो 2 आयन मिल रहे हैं यहाँ पर, एक प्लस एक माइनस। Na2SO4 की बात करो, क्या उसमें मिल रहे हैं, Na2SO4 में ही मिल रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में ही हमें मिल रहे हैं, बाकी के ऑप्शंस में नहीं मिल रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इनको तोड़कर देखो तो आयन जो आपको मिलेंगे वो 3 सिर्फ Na2SO4 में ही मिलेंगे। डन, यहां तक की चीजें। तो 53 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कथन दे रखे हैं, 2 कथन है। कथन एक कह रहा है अंतिम 4 BH बंध 3 केंद्रीय D इलेक्ट्रॉन बंध नहीं होते हैं। कथन दूसरा कह रहा है अंतिम 4 हाइड्रोजन और 2 सेतु बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसकी संरचना होती कैसी है। ठीक, तो यहाँ पर संरचना बनाते हैं। डाइबोरेन है यानी कि 2 बोरॉन है और यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन लगे होते हैं, यानी कि अंतिम इस तरह से हाइड्रोजन लगे होते हैं। 2 हाइड्रोजन जो होते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। ठीक, कुछ इस तरह से। अब देखो इन्हें बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन यानी कि सेतु हाइड्रोजन। इन्हें क्या बोला जाता है, सेतु हाइड्रोजन बोला जाता है, और इन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को। चलो अब देखो कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले कथन क्या कह रहा है, अंतिम 4 BH बंध 3 केंद्रीय D इलेक्ट्रॉन बंध नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ देखो D केंद्रीय होते हैं, 3 केंद्रीय नहीं, कैसे होते हैं, D केंद्रीय होते हैं। तो A तो सही है, यानी कि ये ट्रू है। सेकेंड कथन दूसरा क्या कह रहा है, अंतिम 4 हाइड्रोजन और 2 सेतु बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं। अब देखो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर तुरंत टिक लगा देंगे कि राइट है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी लॉजिकल मिस्टेक्स भी हम कह सकते हैं होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही गो थ्रू कर देते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप कहां पर देखो गलती करोगे, बोला गया 2 सेतु बोरॉन, 2 सेतु बोरॉन नहीं है, 2 सेतु हाइड्रोजन है। ठीक, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी वजह से ही ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो 2 बोरॉन है और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में होते हैं, एक तल में होते हैं, और जो ऊपर का हाइड्रोजन है जिसे हम ब्रिज हाइड्रोजन कह रहे हैं, सेतु हाइड्रोजन कह रहे हैं, सेम वैसे ही जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो एक ब्रिज जैसी संरचना बना रहे होते हैं, यानी कि सेतु बना रहे होते हैं, एक बोरॉन के ऊपर और यहाँ पर दूसरा वाला बोरॉन के नीचे। ठीक, क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है, आंसर क्लियर है। तो इस हिसाब से पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से यहां पर ऑप्शंस देखो और बताओ आंसर क्या होगा। पहला सही है और दूसरा फॉल्स है, तो कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ में आई यहां तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, स्ट्रक्चर देख लो इसका। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर O2 गैस का कितना आयतन आवश्यक होगा जो समान परिस्थितियों पर 1 लीटर प्रोपेन को जला देगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन मूल कंसेप्ट का है आपका। तो पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप है और प्रेशर कितना दे रखा है, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है।
पूछा जा रहा है कि जब हम प्रोपेन को जला रहे होंगे, ठीक, कोई भी रिएक्शन का कंबशन यानी कि दहन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो होगा, ऑक्सीजन कितना आयतन आवश्यक होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? चलो अब देखो, सबसे पहले जब हम मोल कंसेप्ट की इस टाइप की रिएक्शंस को करते हैं तो हमें एक संतुलित अभिक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया लिख लेते हैं, क्या होगी? C3H8 प्लस O2 बना क्या यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक, ये बना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो फटाफट। देखो 3 कार्बन है, ठीक है, अब 3 कार्बन है तो यहाँ पर 3 लगा दो, क्लियर है। कार्बन बैलेंस्ड हो गए। ऑक्सीजन देखो कितने होने चाहिए? 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन 8 होने चाहिए यानी कि 4। तो यहाँ पर 6 और 4 10, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, क्लियर है इतनी चीजें। ये यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो गई? ये संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है, संतुलित समीकरण। डन, यहां तक की चीजें। रिएक्शन नोट डाउन कर लो फटाफट, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर 1 मोल के लिए, अगर हम 1 मोल प्रोपेन की बात करें, ये 1 मोल प्रोपेन 5 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, तो 5 मोल ऑक्सीजन की यहां पर आवश्यकता हो रही है। तो 22.4 की अगर हम बात करें, 22.4 लीटर प्रोपेन में कितने की आवश्यकता होगी? 22.4 लीटर प्रोपेन में कितनी आवश्यकता होगी? 5 इंटू 22.4, ठीक, क्लियर, इतना पता चला, ये क्लियर है। अब देखो आगे यहां पर कह रहा है 1 लीटर के लिए अगर हम बात करें, ठीक, 1 लीटर के लिए, ये O2 की बात हो रही है और ये प्रोपेन की, तो 22.4 लीटर प्रोपेन में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 1 लीटर प्रोपेन में कितनी होगी? सिंपल कैलकुलेशन कर लो, कितनी हो जाएगी 1 लीटर के लिए? 1 लीटर के लिए जस्ट यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 22.4, बताओ कितना बचा? अब इसे कैलकुलेट करो, कितना बच जाएगा ये। डन, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 5। तो 1 लीटर प्रोपेन को दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के लीटर की कितनी मात्रा होगी? 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर यहाँ पर हमें आवश्यक ऑक्सीजन की जरूरत जो ऑक्सीजन की होगी वो 5 लीटर होगी। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ऑप्शंस बता दो। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, नोट डाउन कर लो। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो क्या कह रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक Na+O2- F- मैग्नीशियम +2 की आयनिक त्रिज्याओं का सही घटता हुआ क्रम बताओ। आयनिक त्रिज्याओं का सही घटता हुआ क्रम बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि सम इलेक्ट्रॉनिक इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है। कैसे पता? सोडियम देखो +1 है यानी कि 10 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन की बात करें 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये भी 10 हो गया। फ्लोरीन की बात करें 9 है, 1 मिल गया, 10 हो गया। मैग्नीशियम 12 है, 2 निकल गए, 10 हो गया, ठीक। सम इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें, आयनिक त्रिज्याओं में अगर हम देखें तो जो पेरेंट वाला हमारा एलिमेंट होता है, मूल परमाणु होता है, उसकी आयनिक त्रिज्या कम होती है किससे? माइनस वाले से, ठीक। और सेम इसका उल्टा हो जाता है प्लस वाले से, समझ रहे हो ये चीज। लेकिन जहां पर बात आती है सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों की, वहां पर जिसका धन आयन ज्यादा होता है उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है। जिसका धन आयन क्या होता है? ज्यादा होता है, उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा है, घटता हुआ क्रम लिखना है, ठीक। मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा तो लिखो यहां पर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कौन हो जाएगा? फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लियर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन बनेगा। देखो मैग्नीशियम, घटता हुआ क्रम आपको बताना है ना, तो मैग्नीशियम की सबसे छोटी होगी त्रिज्या, फिर किसकी होगी? फिर होगी सोडियम की, ठीक। फिर किसकी होगी? यहां पर फ्लोरीन की, फिर सबसे ज्यादा होगी
O2 माइनस की। ये क्रम सही क्रम होगा। डन, समझ में आया यहां तक का क्वेश्चन? 56 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो थर्ड ऑप्शन टिक कर लो यहां पर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? निम्नलिखित यौगिक में कौन HBr के साथ सबसे तेज योगात्मक अभिक्रिया देगा? ठीक है, HBr के साथ जब कोई एल्कीन की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बनता है? हमारा कार्बन आयन। अब सबसे तेज अभिक्रिया वो देगा जिसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा, जो सबसे ज्यादा स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें, एक एक ऑप्शंस में देखें, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर स्थायित्व कार्बन आयन किसका होगा? सेकेंड ऑप्शन का 2,3 डाइमिथिल ब्यूटीन। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, देखो HBr के साथ जब कोई भी एल्कीन रिएक्शन कर रही है तो वहां पर हम सीधे यही देखते हैं कि कार्बन आयन कितना स्थायित्व होगा। जो जितना स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वही हमारा बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखोगे तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सत्य कथन नहीं है। इनमें से आपको बताना है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। पढ़ो एक एक कथन। क्या कह रहा है? डीएनए के जल अपघटन से बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज उत्पन्न होता है, ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आरएनए के जल अपघटन से थाइमीन का उत्पादन होता है, गलत है। आरएनए ये जल अपघटन से थाइमीन नहीं, यूरेसिल का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका उत्पादन होता है? यूरेसिल का। तो यहां पर ही हमें आंसर मिल गया। क्लियर? थर्ड क्या कह रहा है? जब हमें आंसर मिल गया है फिर भी थर्ड चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। न्यूक्लियोटाइड का आणविक द्रव्यमान न्यूक्लियोसाइड से अधिक होता है। फोर्थ ऑप्शन देखो क्या कह रहा है? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर द्वारा डाई न्यूक्लियोटाइड लिंकेज से आपस में जुड़ते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन, आरएनए के जल अपघटन से थाइमीन का उत्पादन होता है। थाइमीन का नहीं, किसका होता है? यूरेसिल का होता है। डन, चलो नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में बंद कोटि सबसे निम्न होगा। बंद कोटि सबसे निम्न किसमें होगी? बताओ जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर NB-Na/2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो फाइंड आउट करोगे जब आप तो आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। NB-Na/2 ये फॉर्मूला है। तो यहां पर जब आपको आंसर मिलेगा तो सबसे मिनिमम जो मिलेगा वो He2 का, यानी कि 0। बॉन्ड ऑर्डर जो हीलियम 2 यहाँ पर He2 है, इसका कितना होता है? हीलियम अणु का 0 होता है। बाकी ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। ठीक, हाइड्रोजन का हाफ होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है। तो अगर मैक्सिमम पूछता यही क्वेश्चन में, अगर नाइट्रोजन यहाँ पर निम्न पूछा है ना, अगर अधिकतम पूछता तो फोर्थ ऑप्शन राइट होता, लेकिन पूछा क्या है? न्यूनतम। तो न्यूनतम यहाँ पर हीलियम का होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 9 मोलर, यहाँ पर 9m NaCl में AgCl की विलयता क्या होगी जिसका KSP, AgCl का KSP कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, तो AgCl की अगर हम बात करें यहाँ पर Ag प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर इसकी KSP कितनी दे रखी है? नोट डाउन कर लो कितनी है KSP इसकी? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट। क्या हो जाएगा इसके लिए? यहाँ पर S इंटू KSP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? S इंटू 9 हो जाएगा। अब आपको S फाइंड आउट करना है। KSP दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 9। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 समथिंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0.2 समथिंग आएगा। लेकिन जब आप इसको और अच्छे फॉर्मेट में लिखोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 60। अब हमारे 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, यानी कि क्लियर?
10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 15 क्वेश्चंस और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कथन एक जो है वो बोल रहा है जालक इंथैल्पी जितनी कम होगी आयनिक यौगिक उतना स्थिर होगा। ठीक है, जालक एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो कह रहा है कि जितनी कम होगी जो हमारा आयनिक यौगिक है वो उतना स्थिर होगा। सेकेंड वाला कथन क्या कह रहा है कि उच्चतम आवेश वाले जो आयन होते हैं और छोटी त्रिज्याओं के लिए जालक एंथैल्पी क्या होती है, अधिक होती है। आप सभी ने एक संबंध पढ़ रखा है जालक एंथैल्पी से संबंधित, क्या होता है? क्या होता है संबंध यहाँ पर? 1/+ और यहाँ पर माइनस। इसी तरह एक और होता है यहाँ पर, बताओ दूसरा संबंध क्या होता है जालक एंथैल्पी का? फर्स्ट समझ में आया। अच्छा कथन एक पढ़ो क्या कह रहा है। कथन एक जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा होता है Z+ और Z- की। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? आंसर हमारा हो जाएगा कथन एक क्या है? फॉल्स है। कथन एक क्या है? फॉल्स होगा। दूसरा कथन क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा कथन ट्रू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? इस वाले ये जो रिलेशन है इसके हिसाब से अगर देखोगे तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? फर्स्ट फॉल्स, यानी कि पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए गुणों के क्रम को देखकर पहचान कीजिए कि कौन सा क्रम उस गुण के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आपको यौगिक दे रखे हैं, उनका क्रम दे रखा है और जस्ट उनके सामने उनके गुणधर्म दे रखे हैं। तो क्या ये जो क्रम है उन सही गुणधर्मों को फॉलो कर रहा है या नहीं? बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें अमोनिया और फॉस्फीन, और यहाँ पर अगर हम थर्ड वाले को देखें तो ये जो क्रम है ये बढ़ रहा है, तो ये कह रहा है अपचायक गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ये अपचायक जो गुण होता है उसे प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रही है। ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम हेलोजन की बात करें तो नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा आकार होगा, तो जब आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड यहाँ पर लेंथ बढ़ रही होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कि अम्लीय सामर्थ्यता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, ये भी सही है। लेकिन हम थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। यहाँ पर क्वथनांक दिया गया है, ये यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। तो बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? 62 सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट 63 नंबर की तरफ बढ़े। 63 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। sp3d संकरण में उपस्थित d कक्षक, sp3d संकरण जो होता है उसमें d कक्षक उपस्थित है, कौन सा? बताओ। बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका dz²। ठीक, समझ में आ गया? sp3d संकरण में कौन सा कक्षक होगा उपस्थित? dz²। क्लियर है? नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो जो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और थर्ड ऑप्शन तो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 64 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दो यौगिक दे रखे हैं और बोला जा रहा है इन यौगिकों में किस प्रकार की समाव्यवता ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर इन यौगिकों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो समाव्यवता प्रदर्शित हो रही है, पहले तो स्थान समाव्यवता प्रदर्शित हो रही है और साथ ही साथ मध्यावयवी भी ये प्रदर्शित कर रहे हैं, स्थान और मध्यावयवी। ठीक है, समाव्यवता। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, यौगिक दे रखा है जिसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर एक यौगिक दे रखा है और यहाँ पर उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम यौगिक का नामकरण करेंगे, यहाँ पर देखो कौन सा समूह लगा है, मैथिल, और यहाँ पर एथिल लगा है। तो एन, एथिल और मैथिल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एथिल, फिर मैथिल आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमारे सारे ऑप्शन में ही सेम दे रखा है। बाकी क्या होगा फिर 66 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है और कार्बोक्सामाइड बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ऋणायन में कौन सबसे दुर्बल संयुग्मी क्षार होगा। तो अगर हम संयुग्मी क्षार की बात कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे दुर्बल यहाँ पर संयुग्मी क्षार जो होगा वो होगा ClO4-। लेकिन अगर यहाँ पर प्रबल पूछ लेता तो कौन होता, प्रबल में यहाँ पर हो जाता आपके पास ClO-, ठीक, ये प्रबल में हो जाता, क्लियर, और ये दुर्बल, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर, क्लियर। इतनी चीजें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 68 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन आंकलन की ड्यूमा विधि में 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप एवं 725 mm दाब पर 40 ml नाइट्रोजन संग्रहित होती है। यदि 300 केल्विन पर जलीय तनाव 25 mm है तो यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले तो आप प्योर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा, माइनस कर लो 725 माइनस 25, क्लियर, तो बचा 700, क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ PV = nRT, जहां से आप n फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे n फाइंड आउट, P देखो, P को ATM में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 700/760, ठीक, इंटू 40 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्लियर, ml में दे रखा है ना। अब देखो आगे क्या करोगे, यहाँ पर =n इंटू R कितना होता है 0.0821 इंटू यहाँ पर 300 केल्विन ये दे रखा है T। जब इसे सॉल्व करोगे, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा आपका आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आ गया आपका n, इतने मोल, ये n आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से n पता चल गया, अब हम मोलर जो हमारा मास है नाइट्रोजन का वो निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का मास यहां पर निकालो, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है। कैसे निकालोगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान, अभी आपने देखा कि 1.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है, अभी आपने फाइंड आउट करा इंटू 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर वैल्यू 0.0491, 0.0419, ठीक, 419 मिलेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब आपको परसेंटेज निकाल लेंगे। अब आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज, 0.0419 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है, इंटू 100 कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 16.76%, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 4 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा का मान 5 किलो कैलोरी हो तो मीथेन की दहन ऊष्मा क्या होगी। तो आपको मीथेन की दहन ऊष्मा यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो,
मीथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो फटाफट। पहले तो कितना हो जाएगा यहां पर, देखो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। क्लियर। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि 4 ग्राम मीथेन को हमने जब दहन किया तो उससे उत्पन्न ऊष्मा 5 किलो कैलोरी है। ठीक, 5 किलो कैलोरी। अब ये कह रहा है इस मीथेन की अगर हम दहन करें, यानी कि 16 ग्राम की बात हो रही है, तो कह रहा है 16 ग्राम की अगर हम करेंगे तो कितनी होगी, तो 16 ग्राम की 5 × 4 और डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगी। तो यहां पर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्या हो जाएगी यहां पर, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 5/4 × 16। ठीक, तो यहां पर ये 4 4 हो गया 16, फिर ये आ गया 20, तो 20 किलो कैलोरी माइनस में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, तो माइनस का 20 किलो कैलोरी इज राइट आंसर। डन, समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ है जो साम्य अवस्था को दर्शा रहा है। साम्य अवस्था क्या होती है, मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ठीक, एक रिएक्शन हो रही है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, समान हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, साम्य अवस्था कह देंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 होगा। डन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है PbI4 का अस्तित्व नहीं है क्योंकि PbI4 कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन इसके पीछे का ये है कि जो हमारा लेड है, ठीक, लेड 4 जो होगा वो ऑक्सीकारक होता है और I- जो होता है वो प्रबल अपचायक होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म प्रजाति समसंरचनात्मक नहीं है। तो यहाँ पर 4 युग्म दे रखे हैं। ठीक, ये 4 युग्म दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी प्रजाति ऐसी है जो समसंरचनात्मक नहीं है। तो यहाँ पर 3 प्रजातियां ऐसी हैं। एक तो फर्स्ट बी वाली प्रजाति होगी, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखोगे तो यहाँ पर ये समसंरचनात्मक नहीं है, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो युग्म है, जो युग्म दे रखी है उनकी प्रजातियों में जो समसंरचनात्मक नहीं है वो बी, सी और डी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। डन, नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए दिया गया है। एक अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जहां पर कोई कंपाउंड भी बनता है वो X। ठीक, ये आपको बताना है। सेकेंड रिएक्शन में जो डाइबोरेन है वो अमोनिया के आधिक्य में अभिक्रिया करता है, जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है। तो सबसे पहले देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, यहाँ पर आपकी अकार्बनिक बेंजीन बनती है, जिसे हम बोराजीन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, अकार्बनिक बेंजीन बनती है। ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है N3B3H6। ठीक, याद कर लेना, इसे अकार्बनिक बेंजीन भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में Y हमें पता हो गया, तो Y क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन में ही हमें Y जो है वो सेम मिल रहा है, इट मीन्स हम सेकेंड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, तो बाकी के ऑप्शन मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सही कथन को चुने। एक कथन जो है फर्स्ट वाला कह रहा है समूह 14 के तत्व द्वारा प्रदर्शित सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +4 और +2 होती हैं। तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। सेकेंड कह रहा है फ्लूरोपेटाइट जो होता है फॉस्फेट चट्टानों का मुख्य घटक होता है। ये भी यहाँ पर सही ऑप्शन कह रहा है, ये भी ट्रू है, ये कथन भी ट्रू है। थर्ड जो है वो आर्सेनिक से बिस्मिथ तक सह संयोजक त्रिज्या में कम वृद्धि देखी जाती है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, फोर्थ कह रहा है यहाँ पर ये 2 कंपाउंड जो दे रखे हैं वो लिगेंड्स नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, आंसर नंबर 71 का A, B और C ही हमारे राइट कथन है, ये गलत हो जाएगा। तो A, B, C कहां पर है, थर्ड ऑप्शन में A, B, C है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया दे रखी है 2A जिससे हमें BC मिल रहा है के लिए KC का मान 2 × 10⁻³ है। किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया मिश्रण की संरचना A = B = C जो है यहाँ पर सेम है, ये कैपिटल सी है, तीनों की सेम है, कितनी है 4 × 10⁻⁴ m। तब QC का मान ज्ञात करो, आपको यहाँ पर अभिक्रिया भागफल ज्ञात करना है QC। ठीक, QC के लिए आप सभी फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्या होता है QC के लिए अगर हम बात करें BC/, यहाँ पर अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा A²। ठीक, तो आप इसका मान सबका सेम है रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। ठीक, 4 × 10⁻⁴ अपॉन में 4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो हमें आंसर जो QC की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 4th ऑप्शन, यानी कि 4th ऑप्शन राइट है 1। ठीक, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर, 75 तक का डिस्कशन आप सभी को समझ में आया होगा आई होप। अब आगे के जो डिस्कशंस हैं यानी कि 76 से 100 तक के जो डिस्कशंस हैं वो आपको रवि सर करवाने वाले हैं, तो अभी कहीं जाना नहीं है, सर अभी यहाँ पर आपको डिस्कशन कराएंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों, तो पेपर आज का आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है कि। तो स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन 76 से लेकर 100 तक, और आपके पहले 25 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर 75 तक मैम ने डिस्कस कर दिए हैं, और मैं स्टार्ट करता हूं 76 से। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। 450 ml एक विलियन में 5 ग्राम NaOH युक्त विलियन की मोलरता की गणना करें। मोलरता यानी कैपिटल M। अब बेटा मोलरता होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन और लीटर में। लेकिन यहां पर ना तो मोल दिया है ना तो वॉल्यूम लीटर में दिया है, और वॉल्यूम दिया है ml में, तो इसको लीटर बनाना पड़ेगा। और मोल होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास सॉल्यूट का कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास NaOH का 40, वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे लीटर बनाने के लिए, ये 400। ठीक है बेटा, तो ये एक 0 ये काट देंगे। ठीक है, ये काटेंगे तो ये 25 बार, 25 × 5 = 125 बटे 45, सॉरी एक बार फिर से, मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास 5/40, वॉल्यूम है 450 ml इंटू 1000। क्लियर बेटा, तो एक 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 10 × 5 = 50 बटे 4 और ये 45। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.278, इतना मोलर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित नाम ये नेम रिएक्शन है, निम्नलिखित नेम रिएक्शन में से कौन सी एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड के निर्माण में सम्मिलित नहीं है, यानी कि किससे एल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा। तो बेटा इटार्ड ऑक्सीडेशन में होता है, हम लोग लेते हैं टॉलुइन, इसका हम लोग क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। गैटरमैन कोच बेंजीन की रिएक्शन CO with HCl एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में कराएंगे तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड।
तो यहां पर भी एल्डिहाइड बनेगा। रोजनमोन रिडक्शन, और रोजनमोन रिडक्शन बेटा यहां पर किस चीज का है? एसिड क्लोराइड, यहां पर यानी बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 विद PD विद BaSO4, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां पर एल्डिहाइड बनेगा, यहां एल्डिहाइड बनेगा, यहां एल्डिहाइड बनेगा, बट क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड नहीं बनता, जबकि एल्डिहाइड कीटोन की ये रिएक्शन है, उसको रिड्यूस करके क्या बना देते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो जरा क्लीमेंसन, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl से कराएं तो ये CO चेंज हो जाता है किसमें? CH2 में। तो यहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, यानी रिडक्शन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, यौगिक का IUPAC नेम क्या होगा? तो यहां पर बेटा प्रिंसिपल कार्बन चेन अपनी कौन सी है? ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी अगर ये है तो जरा देखो, अगर हम नंबरिंग करें तो इधर से ये 3 कार्बन है, और 3 कार्बन यानी चौथे कार्बन पर साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, लेकिन इधर से चले तो दूसरे कार्बन पर साइक्लोहेक्साइल, तो नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी टोटल कार्बन 3 और 2 5, तो 2 पर साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन। तो यहां तो फिनाइल है ही नहीं, यहां फिनाइल है ही नहीं, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, गलत, 2 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इक्विलिब्रियम पर ABCD के यहां पर आंशिक दाब दिए हुए हैं और पूछ रहा है KP, तो बिल्कुल KP बराबर प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपान में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, जो कोफिशिएंट है वो कहां चले जाएंगे? पावर में। तो तब प्रोडक्ट यहां पर क्या है? C और D, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर 2। इसको सॉल्व करें। पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C 0.6, पार्शियल प्रेशर ऑफ D 0.1, और बेटा यहां पर D 0.1 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि पावर है 3, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपान में पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A यहां पर दिया है 0.2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B 0.1, लेकिन स्क्वायर है तो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 ये काट दें तो ये कितना हो गया? ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दें, ठीक है। तो ये 0.6 ऊपर बचा और नीचे डिवाइड बाई 2 यानी 0.3। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो 79 का आंसर हो गया बेटा कौन सा? थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के का वेग दिया हुआ है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h अपान में p, और p होता है मोमेंटम, और इसी की जगह h अपान में हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर मास और वेलोसिटी दिया है तो हम लोग ये फार्मूला, यहाँ h है प्लैंक कांस्टेंट, m मास है, v वेलोसिटी है, और यहाँ पर SI यूनिट में लैम्डा आया है, इसका मतलब ये सब तुम्हें रखना है किसमें? SI यूनिट में। चलो रखते हैं। h की SI यूनिट में वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, 34 जूल इंटू सेकेंड SI में रख दिया। जो मास है हमें केजी में रखना है, यहाँ मिलीग्राम में है, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ केजी होता है, तो यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁶ केजी
ये मैंने केजी में बदल दिया। वेलोसिटी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में दी हुई है 10⁻² यानी 100। ठीक, अब देखो 10⁻² और 10⁻1 यानी 10⁻3 और ये 10⁻3 प्लस का और ये 10⁻6 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 10⁻3 और ये -3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -31 यानी 6.6 इंटू 10⁻31। आंसर कौन सा हो जाएगा 80 का 4। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 81। दिए गए यौगिक का K वैल्यू और K जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रही बात? फिर इसके बाद वाटर, क्योंकि यहां पर O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, यहां पर भी O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, क्योंकि इसका H+ निकालेंगे तो जो एनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, थर्ड। तो थर्ड यहां पर बेटा 2 जगह है। इसके बाद जब यहां से H निकालेंगे तो क्या बन जाएगा OH-1, ठीक है। और ये तो बेटा बेसिक है, एसिडिक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये तो सबसे पीछे जाएगा NH2-। तो फर्स्ट सबसे थर्ड, एक मिनट, हाँ, के की वैल्यू यहां पूछा है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, थर्ड। क्लियर? तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया थर्ड, यहां पर 2 जगह थर्ड है। इसके बाद ये सबसे पीछे जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि यह है बेसिक नेचर का, तो ये सबसे पीछे जाएगा 4 और 4 यहां एक ही जगह है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अब देखो जरा, एसिटिक एसिड के बाद कौन आएगा, वाटर, और उसके बाद कौन आएगा, मीथेन, इसके बाद कौन आएगा, NH2-1। आंसर कौन सा हो जाएगा, 81 का सेकेंड। तो कुल मिला के यहां पर करते क्या है, के जिसका ज्यादा होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एनायन बनाते हैं और एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। 82। एलाइलिक के साथ सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा अब पहले सेकेंडरी अल्कोहल देखें, सेकेंडरी अल्कोहल तो है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अब सेकेंडरी तो है, अब हमें देखना है एलाइलिक अल्कोहल, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन पर OH होना चाहिए था, तो ये एलाइलिक नहीं है। यहां पर एलाइलिक अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन के आगे वाला कार्बन पर OH है, ये है एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक भी है और सेकेंडरी भी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। फिनॉल का फॉर्मेशन किससे नहीं होगा। बेटा यहां पर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा दे तो ये CO2 निकल जाएगी, तो फिनॉल बन गया। यहां पर क्यूमीन का अगर एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज देन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहां पर फिनॉल और एसीटोन बन जाते हैं, तो यहां पर भी फिनॉल बन जाएगा। एरोमेटिक 1 डिग्री मीन की रिएक्शन NaNO2 विद HCl और 0 से 5 डिग्री पे पहले बनता है डायजोनियम सॉल्ट, और इसको वार्म वाटर से रिएक्शन कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, तो यहां पर भी फिनॉल बन जाएगा। यहां पर देखो जरा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH एक्वस NaOH या NaOH से रिएक्शन कराया, तो यहां पर अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेते, ठीक है, लगभग 600 के ज्यादा टेम्परेचर अगर लेंगे और हाई प्रेशर 300 ATM प्रेशर के आसपास लेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो हट जाता है और OH आ जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने लिया है टेम्परेचर प्रेशर STP, तो यहां पर इस टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी और यहां फिनॉल नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा 83 का फर्स्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर दी हुई है, इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम बताना है। तो बेटा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू, जिसका N+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यहां पर N+L देखो जरा, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 3 और 1 4, यानी कि N+L मैक्सिमम इसका है, N+L मिनिमम इसका है।
तो ए सबसे ज्यादा, ई सबसे कम, ए सबसे ज्यादा, ई सबसे कम, ए सबसे ज्यादा, तो यहां पर भी ई ज्यादा है, ए सबसे ज्यादा, ई सबसे कम, दो जगह। अब यहां पर देखो जरा, जब n प्लस एल बराबर हो जाए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n देखते हैं, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो यहां पर देखो जरा, 4 3 4 4, तो इसका n ज्यादा है यानी C की एनर्जी ज्यादा, तो C की एनर्जी ज्यादा। अब यहां n बराबर हो गए तो अब इनकी दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर, यानी कि B और D की एनर्जी क्या होगी, बराबर, और सबसे पीछे आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर बेटा? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के 50% शुद्ध चूना पत्थर यानी CaCO3, इसको हीट करें तो ये बनता है CaO प्लस CO2। ये अब देखो 20 किलोग्राम का ये सैंपल है, इसका केवल 50% प्योर है, यानी 20 का कितना, 10 केजी प्योर है, 10 केजी प्योर है। अब देखो जरा यहां से, यानी कुल मिला के जो सैंपल अपना जो प्योर चीज है वो कितना है, 10 केजी। ठीक, चलो यहां से देखो, ये जब 1 मोल डिकम्पोज होता है, यानी 1 मोल का मतलब 100 ग्राम, तो जब 1 मोल डिकम्पोज होता है तो ये 1 मोल बनता है, और 1 मोल का मतलब इसका कितना, 56 ग्राम। तो ये क्लियर हो गया, 100 ग्राम से 56 ग्राम। तो बताओ यहां पर अगर 100 किलो 10 ग्राम होता तो कितना होता है, ये 5.6 ग्राम। अब ये 10 ग्राम की जगह 10 किलोग्राम है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5.6 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा, यानी 10 केजी अगर कैल्शियम कार्बोनेट लें तो उससे 5.6 केजी हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट। तो 85 का आंसर कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइल हैलाइड सर्वाधिक आसानी से SN2 रिएक्शन देगा? बेटा SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंडेंस देखना है हमें। यहां पर देखो ये 1 डिग्री, और रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है SN2 के लिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उससे पीछे 2 डिग्री, उससे पीछे 3 डिग्री। अब देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री। तो यहां पर ये तो बेकार हो गया। अब यहां 2 1 डिग्री है, तो हम बगल वाले कार्बन की डिग्री चेक करेंगे। तो ये वाला कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, और ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो यानी कि यहां पर स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, यानी स्टेरिक हिंडेंस कम तो SN2 की रेट क्या होगी, ज्यादा। तो 86 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ये फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो यहां पर एक प्रोडक्ट बना KCl प्लस वाटर। बेटा यहां ध्यान दो, ये रिएक्शन कौन सी है, रीमर टीमैन रिएक्शन, और इनकी आपस में रिएक्शन होती है, पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, और ये यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, और ये फर्दर KOH से रिएक्ट करके और क्या बन जाएगा, ये Cl हट के OH, और एक कार्बन पे 2 H क्या होंगे, अनस्टेबल, वाटर निकल जाता है, और ये फर्दर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो A है बेटा, ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड, यानी फाइनली यहां पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, CHO। तो यहां पर इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन, तो मध्यवर्ती यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। इसलिए आंसर क्या होगा, 87 का फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बेटा यहां पर पिरिडीन की जगह आपको थायोफीन करना है। थायोफीन, चलो यहां पर मैं थायोफीन बना रहा हूं। यह है थायोफीन, इसके बाद मैंने पायरॉल बना दिया,
इसके बाद मैंने फ्यूरॉन बना दिया। इनमें कह रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी का सही क्रम क्या है। रेजोनेंस एनर्जी का सही क्रम क्या है? तो देखो जरा, रेजोनेंस जिसका यहां पर सल्फर की ईएन सबसे कम है, अगर सल्फर की ईएन सबसे कम है तो इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। नाइट्रोजन की ईएन उससे थोड़ी ज्यादा है और ऑक्सीजन की ईएन और ज्यादा है। तो बताओ यहां पर रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें। अगर रेजोनेंस सबसे ज्यादा अगर इसमें होगा तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ए का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ईएन होगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन इनके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए में सबसे ज्यादा थायोफीन, फिर पायरॉल, फिर फ्यूरॉन, आंसर हो जाएगा 4, ए बी सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 89। दी गई अभिक्रिया के आधार पर KMnO4 से K2MnO4 से KMnO4 बनाया जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी हुई है और यहां पर क्या बना है? हमें बेस बन रहा है यहां पर OH माइनस। अब बताओ, अगर हम लोग चाह रहे हैं, वैसे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन हम लोग चाहें कि रिएक्शन की पूर्णता हो जाए, यानी रिएक्शन केवल फॉरवर्ड ज्यादा जाए, तो यहां पर OH आयन की सांद्रता को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, यानी किसी माध्यम से अगर इसको घटाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी और रिएक्शन लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो यहां पर OH किस तरह से हटाएं? क्योंकि ये बेस है और बेस को हटाने के लिए बेटा क्या चाहिए? एसिड। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा एसिड। तो यहां पर अब यहां पर देखो जरा, HCl है। अच्छा, बेस को हटाने के लिए बेस नहीं लेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो प्रोडक्ट बनना है MnO4 माइनस MnO2, ठीक है, तो यहां पर अगर आपने कोई रिड्यूसिंग ऐसा एसिड ले लिया जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा, यानी रिएक्शन को बैक कर देगा। तो हमें ऐसा लेना है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे। तो यहां पर देखो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की +4, तो ये दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। HCl में Cl-1 है, मिनिमम है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की काम करें, तो ये भी नहीं लेंगे। यहां पर हम लोग कार्बन +4 मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हम लोग कौन सा? 89 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से किस अणु के पास द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी कि जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो? चलो चेक कर लेते हैं। 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हमने बना दिया प्रोपेन, 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये तो बेटा एल्केन है और एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सिस 3 हेक्सीन, तो देखते हैं सिस हेक्सीन 1 2 3 4 5 6 और 3 पर इन बता रहा है, ये हो गया। सिस फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों तरफ H सेम साइड हो। अब बताओ, अगर ये सेम साइड है तो इसको आप सही से बनाएं ऐसे, तो यहां पर ये क्या है? इथाइल और ये हाइड्रोजन, और सिस का मतलब दोनों इथाइल एक तरफ, ये। अब बताओ, ये डाइपोल मोमेंट इनके दोनों के ऐड होंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट कट नहीं पाएगा, इसका नॉन जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग देखें ट्रांस 2 पेंटीन, ट्रांस 2 पेंटीन, तो देखो जरा, ये मैंने पेंट बना दिया, वो कह रहे हैं 2 पर इन है, तो यहां पर ये हो गया ट्रांस 2 पेंटीन, यानी एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, और ये ट्रांस फॉर्म में अगर लिख भी दें तो मिथाइल को इथाइल कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, एक तरफ इथाइल और ट्रांस फॉर्म एक तरफ मिथाइल, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है ट्रांस 2 पेंटीन।
और इथाइल और मिथाइल आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इथाइल इथाइल हो जाता, मिथाइल मिथाइल कैंसिल आउट हो जाता, तो यहां पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, यानी दोनों, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। अब बेटा ये याद ही करने का क्वेश्चन है। पाउलिंग जो पॉलिंग है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पैमाना किसके प्रायोगिक मान पर आधारित है? तो आंसर है बंद ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी पर आधारित है। तो पॉलिंग का जो ईएन स्केल है वो किस पर आधारित है बेटा? वो है बॉन्ड एनर्जी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है जब इसका ताप 300 केल्विन, अच्छा 300 केल्विन पर मान लो इसकी रेट कांस्टेंट है के, और 310 केल्विन पर रेट कांस्टेंट है, कह रहे हैं डबल हो गया यानी 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया? 3K। इसको बोलते हैं K1 और इसको बोलते हैं K2। तो K2 हो गया 3K, K1 है K। अब कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया का हमें सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। R दिया है इन्होंने, log 3 भी दे दिया। चलो बेटा इक्वेशन होती है log K2 बाई K1 बराबर EA अपान में 2.303 R 1 अपान में T1 माइनस 1 अपान में T2। तो इसको लिख सकते हैं बेटा T2 माइनस T1 अपान में T1 T2, ये लिख सकते हैं। चलो अब K2 बाई K1 अगर लिखें तो K2 3K है बाई K, और K से K कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? log 3 बराबर ये हमें निकालना है 2.303 R हम 2, अब ये कैलोरी हमें आंसर चाहिए किलो कैलोरी में, सब में किलो लगा हुआ है, तो कैलोरी को किलो कैलोरी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी नीचे 1000 डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 1000, तो किलो कैलोरी हो गया। अब देखो T1 T2 माइनस T1, तो 310 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 310 माइनस 300, ये आ गया 10। T1 T2 T2 माइनस T1, अब T2 और T1 का मल्टीप्लीकेशन 300 इंटू 310, ये आ गया। बस हमें क्या निकालना है? ये, और log 3 होता है 0.48, तो बस हम यहां पर डायरेक्टली लिख रहे हैं ये बराबर, तो बताओ इधर क्या बचेगा? log 3, और log 3 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 0.48 इंटू 2.303 और 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू ये 300 इंटू 310, 310 डिवाइड बाई कितना? 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000, ये है। क्लियर बेटा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन 20.5 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो 92 का कितना आंसर हो जाएगा? 2। ठीक है बेटा? और वैसे भी देखो जरा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, बताओ ये 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 बचा ऊपर, 31 इंटू 3, और ये नीचे है 10। अब देखो जरा, अगर इसको 2.3 और ये, तो 3 और 2 नी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 दूनी 12, और ये लगभग कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, लगभग कितनी आएगी? 20.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। यहां पर Cn माइनस CO और NO प्लस प्रजातियों में समान गुण होगा, कौन सा? बेटा यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें तो देखना है सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, और एक ये -1 यानी आ गया, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 14। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी 14, यानी सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 14, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ये हैं सब
ये दोनों ही सब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद कोड कितना हो जाता है बेटा, 3। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। क्लियर है। और तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, बंद कोट भी 3 होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 93 का फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में नहीं पाया जाता, यानी कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जरा देखो TlI3, बेटा यहां थैलियम +3 है, आयोडीन -1 है, और जब आयोडीन -1 होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और Tl+3 मैक्सिमम पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों एक साथ आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये भी यहां पर देखो, मैग्नीज अपने मैक्सिमम पर है +7, फ्लोरीन अपने माइनस मिनिमम पे है, यहां पर भी है, दोनों साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहां पर कॉपर +1 +2, आयोडीन -1, ये अपने मैक्सिमम पे, अपने मिनिमम पे, एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, 94 का 4। क्लियर बेटा, ठीक। तो दो स्पीसीज जो ऑक्सीडाइजिंग, एक हो ऑक्सीडाइजिंग और एक हो रिड्यूसिंग, तो आपस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। और वैसे भी ये Tl+3 अगर देखें तो यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यह तुरंत कन्वर्ट किसमें होना चाहिए, Tl+1, क्योंकि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है, थैलियम का +1। 95, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण दिए गए उत्पाद गलत है। बेटा कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराया तो कॉपर सल्फेट SO2 गैस, बिल्कुल सही है। कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे तो कॉपर का नाइट्रेट और NO2 गैस मिलती है और H2O मिलता है, बिल्कुल सही है। यहां पर K2MnO4 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 कराते हैं तो KMnO4 मिलता है, MnO2 मिलता है और K2SO4, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम लोग Mn+2 की रिएक्शन H2O8-2 से कराते हैं तो यहां पर MnSO4 नहीं, MnO4-1 प्लस सल्फेट आयन ये मिलते हैं, तो ये गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो 95 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमीन को अगर हम लोग एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएं देन हाइड्रोलिसिस, तो एक प्रोडक्ट यहां पर एसीटोन और एक प्रोडक्ट फिनॉल, तो बाई प्रोडक्ट होता है एसीटोन, ये। अब कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में विभेदित किया जा सकता है, तो बेटा यहां पर बेनेडिक्ट की जगह आपको न्यूट्रल FeCl3 करना है, उदासीन ठीक। तो देखो जरा, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 से का टेस्ट देगा, बट एसीटोन न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। टॉलेन बेटा एल्डिहाइड के लिए होते हैं, ना तो फिनॉल ना तो कीटोन। ल्यूकास अल्कोहल के लिए होते हैं, ना कि फिनॉल और कीटोन के लिए होते हैं। हिंसबर्ग अमीन के लिए होते हैं, ना कि फिनॉल और कीटोन के लिए। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड का मतलब न्यूट्रल FeCl3। तो 96 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। 97, निम्न अभिक्रिया में बेटा ये एसिटिलीन है और एसिटिलीन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी हैवी मेटल कैटायन, तो यहां पर ये क्या बन जाती है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। कैसे बनती है, यहां पर वाटर को ऐड करते हैं मार्कोनी कॉप से HOH, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ H जोड़ दिया एक तरफ OH, बन गया इनॉल, और इनॉल फॉर्म का तुरंत टॉटोमराइज कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3, तो Y जो बनेगा वो है CH3, ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और बेटा ये इथाइल अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जो जिनके पास CH3CHOH ग्रुप हो, वो हेलो फॉर्म टेस्ट भी देते हैं। तो बताओ ये Br2 विद बेस, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो फॉर्म, यानी जो Z है वो क्या है,
ब्रोमोफॉर्म। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो 97 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट 98, निम्न में से कौन सा अनचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है? और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड पर चार्ज कितना? +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, और ये हो जाता है 27, 4s2 3d7, और अगर हम +3 की बात करें तो 2 यहां से निकले, एक यहां से निकला, तो ये +3 पर कितना हो जाएगा? d6, 3d6। और 3d6 और क्वेश्चन है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी लगाएं, और यहां पर वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगी? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, और तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 0। यहां पर देखो Mn+3 4s2 3d5, 2 ये निकले, एक ये आ जाएगा 3d4 Mn+3, बिल्कुल Mn+3, और मैग्नीज कितना होता है? 25, 4s2 3d5, 2 यहां से निकले, एक यहां से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा d4, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा ही हुआ है, तो बताओ 1 2 3 4, यानी कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहां पर देखो जरा फिर से कोबाल्ट, और कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, पेयरिंग हो जाएगी, फिर से d6, तो ये भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। यहां पर NiCN4, देखो जरा, चलो तो NiCN4, तो निकिल यहां पर है बेटा +2, ठीक है, तो निकिल का कितना होता है? 28, ठीक, 4s2 3d8, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, VBT अगर इस पर लगाएं तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दें तो एक ये इनर डी खाली हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। तो यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। आंसर कौन सा हो जाएगा? 98 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में किसकी नाभिक स्नेहिता जो होती है वो निम्न होगी? तो यहाँ पर देखो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी नाभिक स्नेहिता जो होती है वो कम होगी। क्या हो जाएगी यहां पर? नाभिक स्नेहिता क्या हो जाएगी? यहां पर कम हो जाएगी। तो विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन है, ठीक। तो यहां पर नाभिक स्नेहिता किसकी कम हो जाएगी? फ्लोरीन की कम हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या पूछा गया था? निम्न पूछा गया था ना, अगर हाईएस्ट पूछता तो हाईएस्ट हमारा कुछ और आंसर हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। 2 कथन दे रखे हैं, क्या है? कथन एक क्या कह रहा है? सभी लेंथेनाइड मुलायम सफेद धातु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो मुलायम और सफेद धातु होते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है कथन दूसरा, जो थोरियम होता है वो केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। तो ये भी यहाँ पर सही हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया। तो दोनों ही कथन क्या है? ट्रू है। दोनों ही कथन क्या है? ट्रू है। तो ट्रू के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, बाकी के कथन यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस क्या है? गलत हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ये सारा? तो इसी हिसाब से हमारा जो पेपर डिस्कशन है आज का वो यहीं पर समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में हम लोग मिलते हैं नए FST के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करें और बढ़िया तरीके से एग्जाम प्रिपरेशंस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।